कार्यक्रम का समापन हम अपने आखिरी पैनल के साथ करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारा ये पैनल अभी खत्म हुआ ये बेहद ही खास था, क्योंकि इसमें सशक्त महिलाओं से हमने चर्चा की कि कैसे वो आगे और भी ज्यादा महिलाओं को, बच्चों को सशक्त कर रहे हैं। इसमें हमने बात की ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, और ब्लड डोनेशन, रक्तदान बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मोनल जी ने हमें बताया कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको नहीं पता कि आपके घर में भी किसी को जरूरत पड़ सकती है इसकी। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो रक्तदान जरूर करें। वहीं हमने डॉक्टर वर्षा सुडानी से बात की और हमने उनसे जाना कि किस तरीके से आप कैंसर को, खासतौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर को, सर्विकल कैंसर को किस तरीके से आप अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में, आगे के समय में और भी ज्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेट ना हो और आप उसका सही इलाज करवा पाएं। और साथ ही साथ हमने बात की श्रद्धा जी से, जिन्होंने बताया कि लगातार पुलिस सर्विसेज में उन्होंने किस तरीके से काम किया है, सशक्त रही हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट पैनल को बुलाना चाहेंगे और नेक्स्ट पैनल बेहद ही खास है, क्योंकि अब हम बुलाएंगे प्रिया तिवारी जी को। प्रिया तिवारी जी डायरेक्टर हैं अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में। प्रिया तिवारी जी अर्थ बिल्डर एंड डेवलपमेंट में महिलाओं को अपना घर, अपनी छत के, अपने जो सपनों का घर होता है उसे पूरा करने में मदद कर रही हैं, और इनकी संस्था, इनके मार्गदर्शन में भोपाल शहर को कई सौगातें प्रिया तिवारी जी की तरफ से दी गई हैं। बहुत स्वागत है आपका। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी गरिमा राजपूत जी को। डायरेक्टर हैं ये अरुण स्पैन आर्किटेक्ट्स की, और इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि नारी शक्ति, जो कि पेशे से आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानर हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं और वैल्यूअर भी हैं, यानी कि काफी कुछ मिश्रण है इनके पेशे में। इन्होंने मांडवगढ़, यानी कि हमारे मांडू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विरासत में सम्मिलित करने के लिए अनवरत योगदान दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में कई लोगों को हितग्राही बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मदद भी की है। आज ये अपने हुनर से घर, मॉल, कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल, कॉलेज, रिजॉर्ट को सुंदर, अति सुंदर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। अब इनसे चर्चा करने के लिए मैं अपनी सहयोगी रसिका पांडे को मंच पे बुलाना चाहूंगी। इनसे हम चर्चा करेंगे इन खास विषयों पे। महिलाओं के लिए अपना घर बनाना अपने दम पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये महिलाएं समझती हैं, और इनसे इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू रसिका। शिवांगी, मैं चाहूंगी कि आप भी आ जाएं, मुझे ज्वाइन कर लें। दो खूबसूरत महिलाएं हमारे सामने बैठी हैं जिनसे आज हमको सवाल करना है, और आज का दिन भी विशेष है। तो शिवांगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गरिमा जी, पहला सवाल आपसे है कि आपने आर्किटेक्ट प्रोफेशन ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच का, आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। आर्किटेक्चर जो है वो मेरे मन में, मेरे भावनाओं में मेरे पिताजी के द्वारा रोपा गया है। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तभी से मेरे पिताजी ने मुझे आर्किटेक्ट बनाना चाहा था, और आज उन्हीं के सपने को पूरा करते हुए मैं तकरीबन 19 साल से इस प्रोफेशन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। यानी कि लंबे समय से आप इस प्रोफेशन में हैं और काफी छोटी उम्र में ही आपने ये शुरुआत कर दी थी। 2004 से आर्किटेक्चर IPS अकेडमी से पास आउट होने के बाद मैंने आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। वेरी नाइस। प्रिया जी, आप महिलाओं को हेल्प करती हैं, उनकी मदद करती हैं अपने सपनों का घर बनाने में, कैसे? सबसे पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू जी जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है आज के दिन पे कि मैं अपनी बात इस स्टेज के माध्यम से आप सब तक और कई लोगों के घर तक भी पहुंचाऊंगी। हमारी कंपनी का नाम अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है। हम रूरल जमीन खरीदते हैं, उसको डेवलपमेंट का काम करते हैं और उसका सेलिंग का काम करते हैं। हमारा थॉट ये है कि हमें जितने कम से कम रेट पे जमीन हम परचेस करें, और जो लोग, जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड करना चाहती है, लेना चाहती है एक सोसाइटी में घर, तो वो उसको अफोर्ड कर पाए, उस स्कीम के तहत हम काम करते हैं। हम कोई ऐसा रेट नहीं लॉन्च करते कि कोई अफोर्ड ना कर पाए, और हम अफोर्डेबल स्कीम के तहत काम करते हैं जी। तो जैसे कि अर्थ ग्रुप है आप लोगों का, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अर्थ ग्रुप के प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं, और साथ ही इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है पब्लिक से? अर्थ ग्रुप का जो प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश में, हमारे रीवा जिले में चल रहा है, आपके जबलपुर में चल रहा है। रिसेंटली हमने जबलपुर में फार्म हाउस का लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, और भोपाल में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, और रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी हमें
बिफोर 10 डेज हमने लॉन्च किया था अपना फार्म हाउस का प्रोजेक्ट, और लॉन्चिंग के टाइम से ही हमें इतना अच्छा रिस्पांस है कि आप मान के चलिए कि 40 to 45% सेल हमने कर ली है। डेवलपमेंट का काम चालू है, पर सेलिंग हमारी अच्छी है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और महिलाओं का मुझे लगता है कि ज्यादा मिल रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप उन्हें मदद कर रही हैं आगे बढ़ने में, वो बेहद ही सराहनीय है। गरिमा जी, बात करेंगे हमारे मांडू की। मांडव को जिस तरीके से आपने विश्व स्तर पर पहुंचाने की, एक विश्व विरासत बनाने के लिए काम किया है, वो बेहद ही सराहनीय है। लेकिन ये हुआ कैसे ये संभव हो पाया? मांडव के लिए मैं काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मैं पिछले 12 से 14 सालों से मांडव के ऊपर स्टडी कर रही हूँ। जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पर सबसे पहले मांडव गई थी, और वहाँ पे हम एक ट्रॉफी के तहत, लुआई खान ट्रॉफी जिसे कहा जाता है, उसके तहत हम जहाज महल के ऊपर काम कर रहे थे। उस वक्त हमने जाना कि मांडव सिर्फ बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी नहीं है। जो हमारा मांडव, मांडवगढ़, सादियाबाद मांडू, अनेकों नामों से हमारे मांडव को जाना जाता है। ये पिछले 1400 सालों से विंध्याचल की पहाड़ियों पर राज कर रहा है। ये अकेला दुर्ग ऐसा है जिसे लड़ाइयां लड़ने के लिए, जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जीतने के लिए बनाया गया था। ये ऐसा एक दुर्ग है, एक रिसोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, जो मुगल शासकों ने अपने मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए बनाया था, जिसमें कि जहांगीर और अकबर, नूरजहां, इन लोगों तक ने अपने दिन वहां बिताए हैं। शिकारगाह में शिकार किया है और अनेकों बाघ और इन लोगों का वहां पे उन लोगों ने शिकार किया। और जो नाइट लाइफ की हम बात करते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे उन इमारतों के बारे में नहीं बताऊंगी। हम में से ज्यादातर लोग उन इमारतों के बारे में जानते हैं, जहाज महल के बारे में जानते हैं, रानी रूपमती पवेलियन के बारे में जानते हैं। मैं उन खास चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि ज्यादातर लोग हम में से नहीं जानते हैं, जैसे पानी की संरचनाएं, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का एक अद्भुत उदाहरण मांडव जो है वो हमें पेश करता है। आज से 1400 साल पहले से वहां पे गर्म और ठंडे पानी के बाथ अवेलेबल थे, जो कि हमारे यहाँ आज भी किसी पब्लिक प्लेस में अवेलेबल नहीं है। ये रोमन प्रणाली से प्रेरित थे और गर्म और ठंडे पानी की दोनों तरह की संरचनाएं वहां पे आज भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा मांडव एक ऐसा पहला दुर्ग है, पहली जगह है जो 37 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्थित है, और वहां पे सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स, नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स सबसे ज्यादा हैं पूरे इंडिया में। हर मॉन्यूमेंट के पीछे अपनी एक कहानी है, और सिर्फ वो अपने आप में प्लेस नहीं कर दिए गए हैं, उनका हर एक दूसरे के साथ में एक कनेक्शन है। वो एक दूसरे से उचित दूरी पे स्थित हैं। आप जब भी किसी एक मॉन्यूमेंट के अंदर खड़े होकर किसी दूसरे मॉन्यूमेंट को देखेंगे तो आपको एक फोटो फ्रेम की तरह वो दूसरा मॉन्यूमेंट वहां से नजर आएगा, या आप किसी भी मॉन्यूमेंट में खड़े होकर वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अलावा जहाज महल जो है, हम लोगों के आर्किटेक्चर में एक चीज कही जाती है, एक टर्म है एक्सप्रेशनिज्म इन आर्किटेक्चर, जो कि कहा जाता है कि 20वीं सदी के आर्किटेक्ट्स ने जिसको जन्म दिया था वॉल्टर ग्रोपियस के बारे में कहा जाता है कि वो इसके प्रवक्ता थे। लेकिन नहीं, जहाज महल जो बना था वो अपने आप में इसका पहला उदाहरण है, जो कि एक जहाज के तरीके से बनाया गया, जिसके दोनों तरफ जो कपूर तालाब और मुंजा तालाब, वो दोनों आर्टिफिशियल तालाब हैं, उसको बनाया गया है। और इस तरीके से जहाज महल को बनाया गया कि वो लगे, जब बारिशों में वो तालाब पूरी तरीके से भर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक कोई जहाज जो है वो वहां पे सेल कर रहा है, वो वहां पे तैर रहा है। तो ये एक्सप्रेशनिज्म इन आर्किटेक्चर का अद्भुत उदाहरण है, जो कि 20वीं सदी से कहीं पहले से हमारे यहाँ पे स्थित है। उसके अलावा वहां पे जितने भी वाटर चैनल्स हैं, जानवरों के माध्यम से उस पानी को खींचा जाता था, छतों तक पहुंचाया जाता था, उन हमामों को भरा जाता था, फव्वारों को प्रेशर टेक्नोलॉजी से, जो हम आज भी नहीं कर पाते हैं, वहां पे किया जाता था। और ये सब कुछ बिना बिजली के उस काल में होता रहा है। उसके अलावा होशंगशाह टोम, हमारे ताजमहल को हर कोई जानता है, लेकिन हमारे होशंगशाह टोम जो कि मांडू में स्थित है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ताजमहल के कई पहले से जो ताजमहल के आर्किटेक्ट थे वो आए थे और ये देखते थे कि पूरी इमारत को अकेले कैसे ताजमहल में मतलब बनाया जाए, किस तरीके से संगमरमर में, सिर्फ संगमरमर में कैसे ढाला जाए, क्योंकि संगमरमर अपने आप में एक बहुत सॉफ्ट स्टोन है। तो होशंगशाह टोम में जो कारीगरी
का नमूना पेश किया गया, वहां से उन्होंने सीखा कि किस तरीके से हम एक पूरे संगमरमर की इमारत को बना सकते हैं। इसी तरीके की अनेकों चीजें हैं जो मांडव में पहली बार हुई हैं। अकबर ने सबसे पहले चांदी के सिक्के मांडवा सल्तनत में बनवाए थे। उसके अलावा मसलिन क्लॉथ का यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। आज हम जिस मॉल कल्चर में जी रहे हैं, मालवा सल्तनत का पहला मॉल मांडव में ही उपस्थित था। गदाशाह शॉप जिसको कहा जाता है, वहां पे केसर का, सोने का और मसलिन क्लॉथ का ट्रेड हुआ करता था। तो आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, आज वो जान गए होंगे। प्रिया जी, अगला सवाल आपसे है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को दोनों को कैसे मैनेज करती हैं आप? वैसे प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जब कोई लड़की वर्क करने स्टार्ट कर देती है, सबसे पहले तो किसी के पास काम नहीं होता। जब काम हो जाता है तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ मिक्स हो जाती है। मतलब वर्क ही उसकी पूरी लाइफ बन जाती है। मतलब मेरा पर्सनल थॉट है, मैं जहां तक मानती हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक मेरा पूरा टाइम ऑफिस का ही रहता है। और जब मैं घर आती हूँ तो भी मेरा ऑफिस का ही दिमाग में चल पाता है, वही चलता रहता है। तो मेरे लिए मेरा वर्क जो है तो वही मेरी पर्सनल लाइफ है और वही मेरा प्रोफेशनल लाइफ है। सब कुछ बट बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे सिस्टर और मेरे चेयरमैन सर, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से आज मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ, बैठी हुई हूँ और अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करती हूँ। और मैं काफी टाइम अपने ऑफिस में मोस्टली मैं ही बैठती हूँ। आपको भोपाल ऑफिस में मैं ही मिलूंगी। ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं अपने ऑफिस में ही देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, डेवलपमेंट का काम करती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मैंने जहां पे देखा है अभी तक मुझे कोई गर्ल्स इस फील्ड में दिखी नहीं। और मुझे 3 साल हो गया है, मतलब मेरे को वर्क करते हुए 9 साल हो गए हैं, बट मुझे बिल्डर्स लाइन में वर्क करते समय 3 साल हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और मैं तो बहुत आगे प्रोजेक्ट्स को रन करने वाली हूँ और बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स को भी लाऊंगी और बहुत जल्द अच्छी अच्छी चीजें लॉन्च करूंगी। एक पॉजिटिव अप्रोच है आपकी और उसी के तहत आप आगे भी बढ़ रही हैं। प्रिया जी, सवाल यही है, अभी आपने कहा कि अभी 3 साल से आप इस फील्ड में, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में काम कर रही हैं और उसके बावजूद 3 साल में बहुत कम महिलाएं आपने इस फील्ड में देखी। कुछ देर पहले हमारे एक दूसरे पैनल में भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि रियल एस्टेट में आज भी भारत में महिलाएं कंपैरेटिवली कम है, काफी कम है। बीइंग वुमन, महिला होते हुए आपको किस तरीके से चैलेंजेस इस फील्ड में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो हर दिन होते हैं, चैलेंजेस, टारगेट्स हर दिन आते हैं, बहुत सारी चीजें फेस करनी होती हैं। और मुझे तो लगता है कि हर दिन का जब सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम होता है, जब सक्सेसफुली हम रन कर लेते हैं अपने ऑफिस को, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा चैलेंज को क्लियर कर लिए हैं। हमारा टारगेट होता है, सेल्स टारगेट होता है, हमारी कलेक्शन टारगेट होती है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, प्लान करने का तरीका होता है। जब वो चीजें सक्सेसफुली होती हैं तो मेरे ख्याल से वो एक टास्क होता है जो हम उसको कंप्लीटली मतलब सक्सेसफुल करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही सबसे मेन चीज होती है अपने बिजनेस, अपने वर्क, अपने प्रोफेशन पे जो टास्क जो हम वर्क करते हैं वो टास्क के रूप पे हमें सामने आते हैं, जिन्हें हमें क्वालिफाई करके आगे स्टेप बढ़ाना होता है, जो अचीवमेंट के रूप में होती है। एक चीज है जो सक्सेस होती है वो जिंदगी में एक बार नहीं मिलती है, वो हर दिन मिलती है सक्सेस। तो सुबह से लेकर के शाम तक में हम जो वर्क करते हैं वो एक सक्सेस के कगार पे खड़ा होता है। जब कोई इंसान दिन व दिन अपने काम को करते हुए एक लेवल कंप्लीट करता है तो वो इंसान हर दिन सक्सेस होता है और एक दिन वो बहुत बड़ा लेवल अचीव करता है। जो लेवल अचीव करता है उसको मेंटेन करने के लिए भी जब वो वर्क करता है उसे कहते हैं सक्सेस। सक्सेस वन टाइम नहीं मिलती, ये लाइफ टाइम तक मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सक्सेस लाइफ टाइम मिलती है और हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। और जब हम हारते हैं तो भी हमारी ही जीत होती है, क्योंकि उससे हम कुछ सीखते हैं। गरिमा जी, जैसे कि हमने सुना है कि 50,000 से ज्यादा हितग्राही हैं जिनको आपने आवाज दिलाने में मदद की, कैसे संभव हुआ? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग के हितग्राहियों को हमारी संस्था के माध्यम से चयनित किया गया और उन्हें आवास दिलाने में मदद की गई। इस योजना के तहत सरकार का एक अहम स्टेप ये था कि 2.5 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से उन हितग्राहियों को देती थी जिनके पास
स्वयं का छोटा सा जमीन का टुकड़ा तो है, किंतु वो अपना घर बनाने में असमर्थ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक यही सपना था कि हमारे आज़ादी की जो 75वीं सालगिरह है उस दिन तक कोई भी व्यक्ति बिना घर के इस देश में ना रहे। उसी के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लॉन्च की थी। उसमें काफ़ी सारे वर्टिकल्स थे, जिसमें कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन जो वर्टिकल था उसके तहत हम लोगों ने काम किया। काफ़ी सारे लोगों को उसमें सरकार ने अपनी तरफ से चिन्हित किया, हमने उन्हें मदद की और MIS और काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं उसकी बहुत सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके तहत उन लोगों को चिन्हित करके घर दिया गया। 1.5 लाख रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें देती थी और 1 लाख रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें देती थी। और हम लोग उन्हें काफ़ी सारी जैसे उनके प्लॉट्स को चयनित करना, उनको उसमें नक्शे बनाकर देना और उस काफ़ी सारी मॉनिटरिंग भी और GIS के बहुत सारे प्लान्स थे, उसके तहत उस पर काम किया जाता था। और यहाँ तक सिर्फ घर बना के नहीं छोड़ दिया गया है, कई ज़मीनें कई लोगों के पास ऐसे होती थी कि वो बहुत सुदूर क्षेत्रों में स्थित होती थी और वहाँ पे अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक घर के साथ में हमें लगता है कि वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था हो, सैनिटरी का व्यवस्था हो, एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। तो ये सारी चीजें भी चिन्हित करके उन्हें मार्क करके वहां भेजना होता था, जिससे कि न सिर्फ घर बने बल्कि उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो। तो उस तरीके के नक्शे डेवलप करना, इस सभी तरीके का काम जो है इस योजना के तहत हम लोगों ने किया। बिल्कुल, इस योजना का फायदा लोगों तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी कैसे इस माध्यम से लाभ दिलाया जाए, वो काम आपने किया। आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है अरुण स्पैन आर्किटेक्ट्स, किस तरीके से और किन किन प्रोजेक्ट्स में वो लोगों तक लाभ पहुंचा रही हैं? अरुण स्पैन आर्किटेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के तहत हम लोग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सभी तरीके के क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादातर काम अभी तक हम लोगों ने गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में किया है और प्राइवेट एजेंसीज में हम लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके प्रति काम किया हुआ है। बट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी हम लोगों के जो मेन प्रोजेक्ट्स थे वो मिनीप्लेक्स हुआ करते थे। मिनीप्लेक्स में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, लगभग 50 से 70 स्क्रीन्स के आसपास हम लोगों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में काम किया है। टियर 3 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ में एंटरटेनमेंट के बहुत माध्यम हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादातर जो एंटरटेनमेंट होता है वो सिर्फ पुरुषों के लिए जो है वो उपस्थित होता है। ज्यादातर महिलाएं घरों में ही रह जाती हैं, क्योंकि पुरुष तो जाते हैं आसपास की सिटीज में, जैसे कि इंदौर ले लीजिए, इंदौर तक आ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और घर चले जाएंगे। बट लेडीज, बच्चे ये ज्यादातर घरों में ही रह जाते थे। तो इन टियर 3 सिटीज में हम लोगों ने मिनीप्लेक्सेस डिजाइन किए और वहीं पे उन्हें एंटरटेनमेंट के साधन सुचारू रूप से उपलब्ध कराए, जिसके तहत उन्हें सिनेमा, गेम जोन, रेस्टोरेंट और अन्य तरह के बैंक्वेट हॉल वगैरह भी उन्हें वहां पे प्राप्त हैं। तो वो आसानी से एंटरटेनमेंट जो है, जो उन्हें दूर जाके मिलता था और कई बार मिल भी नहीं पाता था, वो उन्हें वहीं पे अपनी खुद के टाउन में टियर 3 सिटी में उन्हें अवेलेबल है। उसके अलावा हम लोग रिसोर्ट्स, मॉल्स और रेसिडेंशियल प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइन, कमर्शियल इंटीरियर्स हम लोग काफी समय से करते आए हैं। 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ में हम लोग एम्पैनल्ड हैं, उनके सारे इंटीरियर डिजाइन के प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, जितनी भी ब्रांचेस आज आपको आपके आसपास नजर आएंगी इंदौर संभाग में, वो ज्यादातर हम लोगों ने बनाई हुई हैं। उसके अलावा हम लोग पेशे से वैल्यूअर हैं, काफी सारा वैल्यूएशन का काम हम लोग करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में हम लोगों ने IT फर्म्स के, रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के इंटीरियर्स डिजाइन किए हैं और अन्य कामों में भी हम लोग कार्यरत हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रिया जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि अर्थ बिल्डर एंड डेवलपर्स ग्रुप की जो भविष्य की प्लानिंग है, क्या कुछ और विस्तार से आपकी कंपनी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल मैम।
अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी हमने लॉन्च किया था रेसिडेंशियल प्लॉट्स। अब धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं रेसिडेंशियल के साथ साथ आपका फार्म हाउस प्रोजेक्ट, जो कि फुल डेवलप करके देना। जो रेसिडेंशियल की जो चीजें होती हैं, जो फैसिलिटीज होती है, वो हम फार्म हाउस में भी प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी के साथ। आगे चल के हम ऐसा कर रहे हैं कि हम एक ट्रेडिंग का काम करेंगे। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में कल की डेट में ट्रेडिंग का काम ऐसा होगा, एक छत के नीचे सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि हम डी मार्ट जाते हैं तो वहां हमें जरूरत की जितनी भी सामानें हैं, घर में जो जो यूज होता है वो सारी चीज हमें वहां पे मिलती है। तो जब किसी क्लाइंट को एक ही जगह से कई चीजें मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो वहीं जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास इतना टाइम होगा कि जो अलग अलग जगह पे मूव कर पाएगा। तो हमारा जो आगे का प्लान है वो कुछ ऐसा है कि अपन ट्रेडिंग का काम करेंगे आगे चल के। एक छत के नीचे आपको फार्म हाउस मिलेगा, एक छत के नीचे सिंगलेक्स मिलेगा, एक छत के नीचे बंगलो मिलेगा, फ्लैट्स मिलेंगे और प्लॉट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें हम लोग एक छत के नीचे करेंगे और वो भी बड़ी सी बड़ी संख्या पे करेंगे। ये हमारा ये प्लान है आगे का। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्लान है और एक कॉम्पैक्ट प्लान है। मतलब एक ही जगह पे सारी चीजें अवेलेबल हो, परेशान ना होना पड़े आपकी कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को बिल्कुल भी। महिलाओं को आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो सभी गर्ल्स को यही संदेश देना चाहूंगी कि आज मेरी एज 25 ईयर है, तो हम जिस एज पे हैं उसी एज पे कुछ करना स्टार्ट कर दें, वो हमारे भविष्य के लिए बेटर है। हम किसी चीज का वेट ना करें और किसी चीज के लिए टाइम वेस्ट ना करें, और हम कोई भी काम कर सकते हैं। मेरा जहां तक थॉट है, लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं, ज्यादा सेंसियर होती हैं, वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं। आप घर से लेकर के ऑफिसों तक खुद देख लीजिए, हम अपनी माँ को देखते हैं, हम अपने ऑफिस हैंडल करते हैं, हम वो काम देखते हैं। तो मुझे जहां तक मानना है, मैं पुरुषों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि गर्ल्स ज्यादा बेटर हर चीज को हैंडल कर सकती है, हर चीज को प्रेजेंट कर सकती है सिक्योरिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को हर फील्ड में अपना काम करना चाहिए। कोई भी फील्ड में ऐसा नहीं कि ये काम सिर्फ लड़कों के लिए बना है, बिल्कुल भी नहीं। हर काम लड़कियों के लिए बना है, बस आपके करने की चाहत होनी चाहिए। आप कदम आगे बढ़ाइए, पीछे कई लड़कियों को एक संदेश मिलेगा, मौका मिलेगा, वो खुद एक्साइटेड होंगी काम के प्रति कि नहीं हम भी कर सकते, अगर वो कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सो प्लीज अपने समाज में हमें ऐसा मैसेज देना चाहिए कि गर्ल्स सब कुछ कर सकती हैं। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है और ये संदेश हर उस लड़की तक पहुंचना चाहिए जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत है खुद से भी। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ओवर टू यू रसिका।